नमस्कार। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बीए पार्ट थर्ड में इतिहास के अंदर भारत के प्रमुख किसान आंदोलनों का पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने भारत में किसान आंदोलन की क्या क्या कारण थी उनका अध्ययन है वो किया था। अंग्रेजों की किसानों के प्रति दमनात्मक नीति, अंग्रेजों द्वारा किसानों को प्रताड़ित किया जाना, किसानों से ऊंची लगान वसूल करना, किसानों के खेत में फसल खराब हो जाए, प्राकृतिक प्रकोप हो जाए तो भी किसान से ऊंचा कर वसूल करने के खिलाफ भारत के किसानों ने अपनी आवाज़ बुलंद की थी और भारत के विभिन्न प्रांतों में किसान आंदोलन हुए थे। अब हम इन्हीं किसान आंदोलनों का अध्ययन है वो करते हैं। तो देखिए, उस समय केवल अंग्रेजी नहीं, जमींदार, सरकारी अधिकारी, सुदकोर, साहूकार, महाजन, इन सब ने किसानों के अत्याचार में कोई कसर नहीं छोड़ी थी और इससे प्रभावित होकर किसानों ने 1855 से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तक कई आंदोलन है वो किए थे। हम उनमें से प्रमुख आंदोलनों का अध्ययन है वो करते हैं। इसमें पहला किसान आंदोलन है बंगाल का कृषक विद्रोह। अब बंगाल में किसानों का विद्रोह क्यों हुआ था, क्या कारण थे और क्या प्रतिक्रिया किसानों ने दी थी, इसका हम एक कहानी के रूप में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, बंगाल उस समय में भारत का उपजाऊ क्षेत्र माना जाता था और बंगाल में संथाल आदिवासियों ने मैदानी लोगों के उनके क्षेत्र में प्रवेश के विरुद्ध किया था और बंगाल में संथालों का एक और विद्रोह हुआ था जिसे उस समय की नील कृषक विद्रोह अथवा संथाल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। अर्थात बंगाल के अंदर जो वहाँ पर पहाड़िया जनजाति को हटाकर अंग्रेजों ने कृषि करने के लिए संथालों की बस्तियां बसाई, लेकिन कुछ समय बाद ही अंग्रेजों की ऊंची लगान दर, सेठ साहूकारों द्वारा मुंह मांगा ब्याज लगाना ऋण पर, इससे संतानों की दयनीय दशा हो गई। उनके घर परिवार बिकने लगे, सेठ साहूकार उनके ऊपर अत्याचार करने लगे। इससे उन्होंने आंदोलन की राहें वो पकड़ी थी। नील की खेती करने वाले उस समय में अधिकतर बंगाल के किसान वो कौन थे, संथाल थे, क्योंकि नील की खेती करने वाले किसान संथाल जनजाति से थे और आधुनिक रसायन उद्योग तथा द्वारा नीले रंग के निर्माण से सदियों पहले भारतीय किसान नील नामक पौधे की कृषि करता था और यह नील अपने कृषि कार्यों के अंदर
उत्पादन की जाती थी और नील के उत्पादन से किसानों की दयनीय दशा होती थी, क्योंकि नील के उत्पादन में खर्चा ज़्यादा आता था। किसान से कम खर्चे पर, कम दर पर कंपनी नील खरीदती थी, जिससे किसान का अत्याचार होता था। नील विद्रोह उन अंग्रेज बागान मालिकों के प्रति विरोध करते हुए हुआ था जो किसानों को ऐसी घिनौनी शर्तों पर नील की खेती करने के लिए बाध्य करते थे जो किसानों के लिए अलाभकारी नियम होते थे। बागान मालिक 2.5 बीघा भूमि को 1 बीघा गिनते थे और नील के 2 गट्ठर पौधों को एक गट्ठर मानते थे, और यदि किसान मना करते तो बागान मालिक किसानों की फसलों को अपने मनमाने तरीके से नष्ट कर देते थे। उनके परिवार उजाड़ देते थे, उनके घरों को जला देते थे, और जो उन किसानों के पास मवेशी बैल होते थे उनको लूट कर ले जाते थे। बागान मालिकों की इन राक्षसी प्रवृत्ति के विरुद्ध बंगाल के संथाल किसान व अन्य किसान संगठित हुए और उन्होंने गांव-गांव में अपने हथियारबंद दस्ते तैयार कर लिए। उनके अलग अलग काम तय कर दिए थे और उन्हें हर संभव अस्त्र शस्त्र से लैस कर दिया था। बागान के मालिकों के कारिंदे अधिकारी जब किसानों पर अत्याचार करते आते तो गांव के सैकड़ों किसान लाठी डंडा अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर टूट पड़ते थे। बदले में बागान मालिक उन पर अमानवीय अत्याचार करते। ज्यों-ज्यों किसानों का विरोध बढ़ता गया, बागान मालिक और ब्रिटिश सरकार ने दमन चक्र तेज कर दिया। नील बागानों के मालिकों की पाशविक प्रवृत्ति स्पष्ट थी, इसलिए किसान शहरी मध्यम वर्ग से तथा कुछ मिशनरियों तक का व्यापक समर्थन जुटाने में सफल हुए और इन मध्यम वर्ग में समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, द्वारिकानाथ टैगोर जैसे महत्वपूर्ण समाज सुधारकों ने बागान मालिकों को सद्व्यवहार का प्रमाण पत्र दे दिया और इन्हें सुधरने के लिए कहा और आह्वान किया कि इन किसानों पर इतना अत्याचार नहीं किया जाए, किसानों की परिस्थितियों को समझा जाए, किसान की परिस्थितियों को समझते हुए कार्य किया जाए और ऐसी स्थिति में भी कोई सुधार है वो सामने नहीं आया। नए जमींदार वर्ग साहूकारों के विरुद्ध भी बंगालों ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि जमींदारों को उस जमीन पर मालिकाना हक दे दिया गया था जिस पर किसान हजारों साल से पुश्तैनी कृषि करते हुए आ रहे थे।
साहूकारों ने कर्ज की गैर अदायगी के आधार पर उन्हें अपनी जमीन से बेदखल कर दिया और स्वाभिमानी संथाल तत्कालीन अन्याय व अत्याचार के विरुद्ध खड़े हो गए। संथालों ने अपने आप को परंपरागत हथियारों से युक्त कर दिया और कलकत्ता की ओर कूच किया। संथाल किसान अत्याचार से मुक्ति पाने के लिए गवर्नर के पास गए। रास्ते में उनको रोकने की कोशिश की। ब्रिटिश सरकार ने उन पर निर्ममतापूर्वक दमन किया और इस कारण से उनका मनोबल कमजोर किया। लेकिन उसमें भारत के मध्यम वर्ग ने बंगाल के नील किसान विद्रोह, संथाल विद्रोह को अपने अखबारों में, विभिन्न सामाजिक मंचों में बढ़ावा दिया। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने उनके संथालों के दुखों का वर्णन किया और उनके ऊपर रोंगटे खड़े कर देने वाले कष्ट देने का अपने अखबार में वर्णन है वो किया था। बंगाल के जसोर और नदिया से जो पत्र प्रकाशित हुए थे उनमें बागान मालिकों के अत्याचारों की कहानियां भरी पड़ी थी। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण नामक नाटक की रचना हुई जो काफी प्रसिद्ध हुआ। मधुसूदन दत्त ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उन्हें भी 1 महीने की सजा हुई, लेकिन इन्होंने उसका साथ दिया और इस मुकदमे से जनता में भारी हलचल हुई और उस समय लॉर्ड कैनिंग ने नदी के रास्ते भ्रमण करते हुए देखा कि नदी के दोनों किनारों पर हजारों लोगों की भीड़ है। बहुत सम्मान और व्यवस्था के साथ सब के सब लोग लॉर्ड कैनिंग से न्याय की मांग कर रहे हैं। इस पर कैनिंग ने भी सोचा कि जो लोग इस तरह समझदारी के साथ व्यवहार कर सकते हैं उनके साथ बर्ताव करने में सावधानी की जरूरत है। और लॉर्ड कैनिंग ने एक आयोग का गठन किया और जांच आयोग बैठाया, लेकिन इस जांच आयोग के सामने ही ब्रिटिश अधिकारियों ने स्वीकार भी कर दिया कि संथालों की उन्होंने निर्ममतापूर्वक हत्या है वो की हैं। उस समय में जांच आयोग की सिफारिश के आधार पर संथालों को अत्याचार से मुक्ति दिलाने का प्रयास हुआ और 1885 ईस्वी में सरकार ने बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया था। इस तरह बंगाल के विद्रोह, किसानों के अत्याचार को अंग्रेजों जमींदारों ने दबाने की कोशिश की, लेकिन ये विद्रोह बढ़ता गया और अंत में सरकार को है वो झुकना पड़ा था। अब हम पढ़ते हैं मराठा किसानों का विद्रोह। तो देखिए, मराठा किसान जो थे वे एक और तो ब्रिटिश राजस्व प्रणाली के अंतर्गत जो लगान में वृद्धि की गई थी
उससे परेशान थे, और दूसरी ओर लगातार अकाल पड़ रहा था, सूखा पड़ रहा था, उससे परेशान थे। और उसमें तीसरा कार्य सेठ साहूकार महाजन जिनसे उन्होंने ऋण लिए थे, वे भी उन्हें परेशान है वो कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे। जिस समय बंगाल में संथालों का विद्रोह चल रहा था, और इसी से प्रेरणा लेते हुए मराठा किसानों ने भी जमींदारों और साहूकारों के अत्याचारों के विरुद्ध जोर जोर से आवाज उठाई। जगह जगह पर मराठा किसानों ने विद्रोह किए। उन्होंने साहूकारों के मकान जला डाले, साहूकारों की जमीन जायदाद संपत्ति को नष्ट कर दिया, और उन्होंने जिन ऋण बहियों, इकरारनामा और कागजों में किसानों के ऋणों पर भारी भरकम ब्याज लगाया था, उन्हें साहूकारों के कब्जे से लेकर जला डाला, नष्ट कर दिया। जहां साहूकारों ने भयभीत होकर कागज किसानों के हवाले कर दिए, ऐसे में भीड़ बढ़ गई, हिंसक कार्रवाइयां होने लगी। जहां साहूकारों ने ऐसा नहीं किया, वहां उन्हें भयभीत और आतंकित किया जाने लगा, और मजबूर में किसानों को ऋण पत्र सौंपने पड़े। ब्रिटिश सरकार ने हिंसक कार्रवाई करते हुए इनके विद्रोह का दमन किया, और विद्रोह का दमन करने के बाद सरकार ने दक्कन किसान राहत आयोग पारित किया, और दक्कन किसान राहत आयोग ने पता किया कि मराठा किसानों पर अत्याचार इतने बढ़ गए थे कि वे किसी भी हालत में उनको सहन नहीं कर पा रहे थे। किसानों ने जो सेठ साहूकारों से ऋण लिया था, किसान अनपढ़ थे, इस कारण सेठ साहूकारों ने महंगी दर, ब्याज दर लगाकर उनसे वसूलना शुरू कर दिया था। वहीं महाराष्ट्र के आसपास अकाल भी पड़ रहा था, सूखा भी पड़ रहा था। ब्रिटिश सरकार ने किसानों को कपास की कृषि के लिए प्रोत्साहित किया। कपास का उत्पादन हुआ, लेकिन कपास को औने पौने दाम में सस्ते में खरीदने लगे थे। किसान को लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा था। ऐसी स्थिति में किसान पीड़ित हुआ था, और उसने मजबूरी में सेठ साहूकारों पर हमले किए और उनकी ऋण बहियों को है वो जलाया था। दक्कन कृषक राहत अधिनियम ने सिफारिश दी कि अब आगे से किसी भी तरीके से किसानों को अत्याचार नहीं किया जाएगा, और इस तरह दक्कन या मराठा किसान विद्रोह है वो शांत हुआ था। धन्यवाद।